गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो सभी जो एस्पिरेंट हैं, जो सभी स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, जो भी तैयारी कर रहा है, उन सभी से मैं दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो आ रही है बहुत ही दिनों बाद आ रही है। क्योंकि मैं बताऊंगा कि किसी कारण ही ये वीडियो जो नहीं बन रही है आजकल, या क्लास नहीं आ रही है, तो कोई वजह ही है जिसके पीछे ये वीडियो नहीं आ पा रही है। तो आज हमने थोड़ी-सी कोशिश करी है कि आपको कंटिन्यू थोड़ा रखें, एग्ज़ाम आने वाले हैं। जैसे आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश का जो लाइट का एग्ज़ाम है, वो भी नोटिफ़िकेशन आ चुकी है, फॉर्म भी भर चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने टाइम से ही भर दिए होंगे, फॉर्म फिल कर दिए होंगे, ठीक है? और जो और एग्ज़ाम भी है, जैसे आपको पता है कि पटवारी का एग्ज़ाम भी आने वाला है, और इसमें तो ख़ास कर मैं बताऊँ तो ज़्यादा रेशो नहीं रहती है पॉलिटी की। बट अब पेपर ऐसे आ रहे हैं कि वो कभी आर्टिकल पूछ लेते हैं, कभी क्या पूछ लेते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। बट आपको अगर देखना है तो देख भी सकते हैं, इसको स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं। बट जो हिमाचल की सीरीज़ है, जो 63 या 62 वीडियो है, उनको आप देख सकते हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है? पटवारी या पुलिस कांस्टेबल या कोई भी हिमाचल का एग्ज़ाम होगा, जीओईटी का होगा, कोई भी होगा जिसमें जीएस आएगा या हिमाचल जीके आएगा, वो वीडियो जो मैंने बनाई है, जो 62 या 3 क्लासेस है, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो आज हम टॉपिक जो हमने पॉलिटी का लिया हुआ है, वो है प्रीएम्बल, ठीक है? और कुछ एक हिंदी वाले भी स्टूडेंट होंगे, उनके लिए मैं बता दूँ कि उसको क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, और प्रस्तावना को ही क्या कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं, ठीक है? और जो इसकी मतलब क्या होता है प्रीएम्बल का? मतलब ये परिचय देती है एक, ठीक है? जो कि संविधान का जो मार्गदर्शक है एक ये, जिसका उद्देश्य सिद्धांतों या दर्शन को निर्धारित करता है, ठीक है? या करती है। इसके बारे में ये विचार देती है, जो भी मैंने बताया, ठीक है? और जो इसमें क्या होता है, संविधान का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, उद्देश्यों का विवरण, और जो इसको अपनाया गया था, इसके बारे में जो डेट्स है, इसके बारे में बताती है, ठीक है? तो ज़्यादा आगे बात नहीं करते हैं, तो अब बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की, बात करते हैं हम प्रस्तावना की। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका जो भारत का संविधान द्वारा कब 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था, ओके। और अभी 26 जनवरी आपने बनाई भी होगी 2-4 दिन पहले, तो इस दिन क्या हुआ था, संविधान को लागू किया गया था, ठीक है। जो प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान के सार या सार से युक्त संविधान से है, ठीक है। और आप इसको पढ़िए ध्यान से, जो मैंने आपको आगे दे रखा है, या आप इंग्लिश में पढ़ना चाहोगे तो इसको भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में मैंने आगे रखा हुआ है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिका में पेश किया गया था इसको, ठीक है, जो प्रियम्बल है। और भारतीय जो भारत का जो सरकार का अधिनियम था 1919 में, एक अलग प्रस्तावना मौजूद थी इसमें, ठीक है। संविधान की जो प्रस्तावना है, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखा है मैंने, 13 दिसंबर 1944 को जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। आप हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये जल्दबाजी में ये लिखा गया है, तो आपके लिए। तो यहाँ मैं बता दूं आपको, प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की भांति है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है इसमें, ठीक है। और 13 दिसंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को, और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। मतलब इस दिन लाया गया था, और इस दिन इसको स्वीकार किया गया था, ओके। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ओके। और संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। मतलब यही उस टाइम ज़्यादा मेन थे, तो इनके ऊपर ये बात आती है थी कि इसने इसको लागू किया गया था, स्वीकार किया था। तो आप बोल सकते हैं कि संविधान सभा या जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। और जो प्रस्तावना को है, उसको क्या कहते हैं,
उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, भारतीय भारतीय संविधान की आत्मा। ये बहुत ही बार एक छोटे पेपर हो, बड़ा पेपर हो, ये सभी पेपरों में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आपको याद होना चाहिए कि प्रस्तावना प्रियम्बल को कहा जाता है, उद्देशिका को कहा जाता है। ओके, तो जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक अभिन्न अंग है, इसलिए इसमें संशोधन किए गए थे। कब किया गया था इसमें संशोधन? अमेंडमेंट कब हुआ था इसमें? इसमें अमेंडमेंट हुआ था आपका इसमें 42 संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। ओके, तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। मैं आगे लिख देता हूँ इसमें। ओके, तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या-क्या शब्द जोड़े गए थे? इसी में ही लिख देता हूँ। आपको समझ आ गया ना कि क्या कहा जाता है इसको? आत्मा कहा जाता है भारतीय संविधान की। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, जो कि समाजवादी और सेकंड पंथनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता जोड़ा गया था शब्द, ठीक है? ये जो शब्द ये अखंडता जोड़ा गया था। तो 3 शब्द जोड़े गए थे, कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। बहुत ही बार पूछा जा चुका है, चाहे एचएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे अलाइड का हो, चाहे यूपीएससी का हो, किसी भी एग्ज़ाम में पहले ये पूछा जा चुका है, ठीक है? और अब मैं बता दूँ आपको कि जो इसकी आपको देखो मेन फैक्ट क्या याद रखने हैं कि 13 दिसंबर की जो 13 दिसंबर 1947 को क्या हुआ था, ठीक है? मतलब इसका आधार हुआ था या इसका प्रस्ताव के रूप में रखा गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने या संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था और ये भारतीय संविधान की आत्मा है। और 42 संविधान संशोधन जब भी हुआ था 1976 को, उस दिन इसमें 3 बातें जोड़ी गई थी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है? और संविधान का अंग नहीं है, ये किसमें कहा गया था या संशोधन नहीं हुआ था उस टाइम? और एक बेरोबारी जो विवाद हुआ था 1960 में हुआ था, तो इसने संविधान सभा को जो है बोला था कि ये अंग इसका नहीं है। तो केशवानंद भारती का जो केस आया था 1973 में, तो इसमें क्या किया गया था? इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मूल ढांचे का सिद्धांत इसमें दिया गया था और जो मिनर्वा मिल्स का केस था इसमें कहा गया था कि हाँ, इसका अंग है। तथा ठीक है? और वर्तमान स्थिति यह है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है? और प्रस्तावना जो कि संशोधन भी इसमें किया जा सकता है। यह प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो प्रस्तावना में वो हिस्सा संशोधनीय है। ठीक है? ये आपको यहाँ से चीज़ें याद रखनी है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये इसमें से आपको मैं बता दूँ कि ये मेंस के पर्पज़ से भी आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या-क्या हो सकता है। और अब मैं बता दूँ आपको कि अब जो चीज़ें लिखी है मैंने इसका जो सत्ता का स्वरूप है और जो सत्ता का स्रोत है या उद्देश्य है, तो इसमें मैं बता दूँ अब आपको इतना तो पता ही होगा कि संपूर्ण प्रभुत्व क्या होगा, संपन्न क्या होता है या समाजवादी क्या होगा या पंथनिरपेक्ष क्या होगा या लोकतांत्रिक क्या होगा या गणराज्य क्या होता है? ये आपको उम्मीद करता हूँ कि पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता सकता हूँ इसके बारे में पूरी आपको जानकारी दे भी सकता हूँ, ठीक है? कि समाजवादी क्या होता है, पंथनिरपेक्ष क्या होता है, लोकतांत्रिक क्या होता है। तो चलो अभी बता देता हूँ छोटा-मोटा कि पंथनिरपेक्ष क्या होता है। जैसे कि भारत है, यहाँ पे मतलब किसी एक धर्म को सरकार ये नहीं बोलती कि किसी एक ही धर्म को अपनाओ। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम को संविधान से ऊपर रखा गया है, तो उसको ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि वहाँ पे संविधान पीछे है और ऊपर जो रखा जाता है वो इस्लाम धर्म है। तो ऐसा भारत में कुछ कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे जितने भी धर्म हैं वो बराबर है और उनको बराबर माना जाता है। और जैसे लोकतांत्रिक क्या होता है जहाँ जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा जो कि हम चुनते हैं, जो कि भेजते हैं आगे एमपी को चुनते हैं या एमएलए को चुनते हैं तो हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं वो, क्योंकि वो ज़बरदस्ती नहीं है। जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? इससे तात्पर्य ऐसे देश से हैं जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों की स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, ठीक है? अपने मतलब जैसे आप हो,
अपने आप ही पूरे डिसीजन लेने हैं। मतलब ऐसा ही आप अपने आप को मतलब एक देश मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, आप ये मानो कि अच्छा ऐसा सा कोई भी देश होगा जो अपने आंतरिक या बाह्य जो कि मामले हैं वो स्वतंत्रता निर्णय लेने से मतलब सर्वोच्च शक्ति रखता है, अपने आप ही वो लेता है, किसी दूसरे देश के प्रेशर पे नहीं आता। ठीक है? उसको कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है? और हम आगे नेक्स्ट जब बात करेंगे इसके ऊपर तो हम ये भी बता दूँ आपको कि जो समाजवाद है या नीचे जो लिखा है मैंने पंथनिरपेक्ष ये लोकतांत्रिक, तो इसमें आपको पता ही होगा कि जो पंथनिरपेक्ष है ये धर्म और जो सेक्युलर है ये संस्कृत जो भाषा के शब्द गृह से लिया गया है जिसका मतलब है धारण करना। जो रिलीजन का मतलब है वो पंथ भी कहते हैं इसको, तभी इसका नाम पंथ निरपेक्ष रखा गया है, ठीक है? और जो लोकतंत्र का मतलब क्या है मैंने बता दिया आपको कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है? जनता का मतलब लोक प्रभुत्व, जनता के द्वारा मतलब जनता के प्रतिनिधि, जो जनता के लिए मतलब जनता जनहित में, ठीक है? ये आपको थोड़ा-सा इतना ध्यान रखना है, ओके? ये तो एग्ज़ाम में आपको पूछा नहीं जाता है, ना पूछा गया है। और गणराज्य मतलब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? तो इसमें होता है कि राज्य का प्रमुख जो है कि वंश के आधार पे ना होकर जनता के द्वारा चुना जाता है, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट चुना जाता है, ये मतलब होता है इसका गणराज्य का, ओके? और मैं आपको बता दूं जो अखंडता है, यूनिटी या इंटीग्रिटी, देश की एकता और अखंडता, मतलब इसमें एकता एक मनोवैज्ञानिक विचार है जो नागरिकों के बीच एक होने की भावना को बढ़ावा देती है, ठीक है? और जबकि अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है जो इस बात पर बल देती है कि भारत का एक क्षेत्र या भूभाग उससे अलावा ना हो, उससे मतलब आप अलग ना हो, ओके? ये मतलब होता है अखंडता का, ठीक है? भारत का ये क्षेत्र है, मतलब भारत का क्षेत्र या भूभाग उससे अलग ना हो, ये अखंडता का मतलब है। वह कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ओके? अब मैं आपको जो आगे लिखा है मैंने जो ये लिखा है मैंने केसी भिल ये भियर है, ओके? तो इन्होंने लोक प्रभुत्व का मतलब क्या बताया था, एक भ्रम है। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे आगे चलता हूँ, इसको पढ़ो आप। जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है वो यहाँ से पढ़ सकता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपको स्पेशली कि इसका मतलब क्या होता है। ये देखो, जनता का मतलब सत्ता का स्रोत है, जनता, लोक प्रभुता, हम भारत के लोग, ओके? बी द पीपल ऑफ इंडिया यहीं से स्टार्ट हुआ है, ओके? और यहाँ लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मतलब ये जो न्याय है वो प्रस्तावना में कितने टाइप का है? मैं पहले पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। कितने टाइप का है? 1, 2, 3। क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और इसमें स्वतंत्रता कितने टाइप की है? एक विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म, पांचवा उपासना। तो न्याय हो गया 3 टाइप का, स्वतंत्रता होगी 5 टाइप की, और इसमें जो समानता है वो कितने की होगी? प्रतिष्ठा और अवसर, मतलब 2 टाइप की। ये बहुत ही बार पूछा जाता है, चाहे पेपर यूपीएससी का हो, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, यूपीएससी के पेपर तक पूछा जाता है, ठीक है? तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस प्रस्तावना इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अ, एक द्वारा एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित किया गया है। इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको, जो अंगीकृत है और अधिनियमित है और आत्म समर्पित है, इसका मतलब क्या होता है? अधिनियमित मतलब लागू करना, इसका मतलब अपने आप को सौंपना,
ठीक है? यहाँ मैंने आगे लिखा हुआ है, फिर आपको मैं बता देता हूँ कि ये लिखा है मैंने। इसको अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना। ओके? ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि यहाँ से न्याय कितने टाइप का है प्रस्तावना में, तो आपको याद होना चाहिए कि 3 टाइप का है। इसमें स्वतंत्रता कितने टाइप की है, तो 5 टाइप की है। और इसमें समानता कितने टाइप की है, तो समता भी कहते हैं समानता को। तो इसमें समानता कितने टाइप की है, तो 2 टाइप की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है? तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, और ये संविधान सभा का ये संविधान का अंग है या नहीं है, तो आपको मैं बता दूँ, ये कि संविधान का अंग है। तो इसमें जो है कि आप संशोधन भी कर सकते हैं, बट एक बार हुआ भी है, मैंने आपको बताया कि 3 शब्द जोड़े गए हैं, और ये भी पूछा जाता है कि सीक्वेंस में कौन-कौन से शब्द जोड़े गए हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है? तो यहाँ से इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है प्रस्तावना से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, उद्देशिका से या प्रियम्बल से। ओके? यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि जो जस्टिस है वो कितने टाइप का है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल 3 टाइप का है, और लिबर्टी कितने टाइप की है, तो ये मैं बता दूँ आपको कि ये 5 टाइप की मैंने बता दी। तो इक्वालिटी कितने टाइप की है, तो मैं भी आपको 2 टाइप की बता दी। ओके? और आपको ये पढ़ लेना है, जो ये नीचे है प्रियम्बल जो लिखा है, ये आपको पढ़ लेनी है। हर एनसीईआरटी में पीछे या फ्रंट पेज पे दी हुई है प्रियम्बल की, हर मतलब फ्रंट पेज में ये दिया हुआ है पूरा। ओके? तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इसमें थोड़ा फैक्ट होंगे तो वो मैं बाद में बता दूँगा आपको, या आप मेरे को कमेंट करना कि नीचे जो ये मतलब समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या लोकतंत्र क्या होता है, या गणराज्य क्या होता है, इसका मतलब आपको नहीं पता होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है? तो ज़्यादा ना कहता हुआ मैं आपको बता दूँ कि इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना।